इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड लूप की, यानी कि एक लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स की बजाय दूसरा लूप। जिस तरह हमने नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी, नेस्टेड कंडीशन पढ़ी, मतलब एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एक इफ़ कंडीशन है उसकी बॉडी के अंदर। जिस तरह नेस्टेड इफ़ हमने एग्जांपल के तौर पर नेस्टेड इफ़ में हमने देखा कि एक इफ़ कंडीशन थी, उसकी बॉडी के अंदर एक नई कंडीशन थी। इस तरह आज हम बात करेंगे नेस्टेड लूप पर। नेस्टेड लूप की डेफिनेशन हम लिखेंगे, लूप inside the body of another loop is known as nested loop। हमने कहा लूप है, क्या है? लूप है। कहाँ है? इनसाइड द बॉडी। किसकी बॉडी में है? एन अदर लूप। किसी लूप की बॉडी में एक और लूप है, इसको बोलेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टिंग जितनी चाहे हम इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि एक लूप है, उसकी बॉडी में दूसरा लूप है और उसकी बॉडी में फर्दर तीसरा लूप है। इसको हम जहाँ जिस लेवल तक चाहें इंक्रीज कर सकते हैं। अलबत्ता इससे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, प्रोग्राम की एफिशिएंसी कम हो जाती है। नेस्टिंग कैन बी डन, इसको इस तरह लिख सकते हैं, नेस्टिंग कैन बी डन up to any level, but it will increase the complexity of the program। लेकिन इससे क्या होगा? प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड वन बात ये कि एक लूप की बॉडी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सेम लूप हो। बाहर फॉर लूप है, अंदर भी फॉर लूप हो सकता है, डू वाइल भी हो सकता है, वाइल भी हो सकता है। बाहर वाइल है, अंदर डू वाइल हो सकता है, अंदर फॉर लूप हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एनी लूप कैन बी प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप। ये कोई कंडीशन नहीं है कि इनसाइड लूप कोई कौन सा होगा, आउटसाइड कौन सा होगा। कोई भी लूप एक दूसरे लूप की बॉडी में प्लेस किया जा सकता है। एनी लूप कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ another loop। There is no restriction regarding टाइप ऑफ लूप। किस टाइप का लूप है, इस बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे। हम नेस्टेड फॉर लूप की। नेस्टेड फॉर लूप, इसका सिंटैक्स देखेंगे। नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स, जैसे फॉर लूप का सिंटैक्स है सेम नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स है।
for initialization loop control variable semicolon condition semicolon इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये था फॉर लूप। इसकी बॉडी में एक और फॉर लूप होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेस्टेड फॉर लूप की। इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसके बाद इसकी बॉडी, इनर फॉर लूप की बॉडी, स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ इनर फॉर लूप। ये आउटर फॉर लूप की बॉडी है और ये इनर फॉर लूप की बॉडी है। यहां पर अब हम एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे। एग्जाम्पल प्रोग्राम एक स्टैटिक पैटर्न प्रिंट करवाएंगे हम। एग्जाम्पल प्रोग्राम of nested for loop। आउटपुट में एडवांस पहले लिख देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर स्टेटमेंट्स बता दिया करें। एक स्टैटिक है, दो हैं दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, तीन स्टैटिक, फोर्थ लाइन में फोर्थ स्टैटिक, और इसको ज़्यादा आगे नहीं लेके चाहते, फिफ्थ तक एंड कर देते हैं, और पांचवी लाइन में फिफ्थ स्टैटिक। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे नेस्टेड फॉर लूप की मदद से जो इन स्टैटिक पैटर्न को प्रिंट करेगा। प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। एज यूजुअल हमारे पास इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल, void मेन मेथड, बॉडी स्टार्ट, बॉडी के अंदर वेरिएबल्स इंट आउटर का ना एक वेरिएबल और एक वेरिएबल इनर के नाम से, सॉरी इधर कॉमा आएगा दो वेरिएबल्स के दरमियान, आउटर के नाम से और इनर के नाम से दो वेरिएबल। आउटर लूप कंट्रोल वेरिएबल है आउटर लूप का, और इनर हमने इनर फॉर लूप के लिए लूप कंट्रोल वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। उसके बाद अब फॉर लूप फॉर आउटर इज इक्वल टू 1। आउटर को 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला स्टैटिक हमारे पास 1 है और आखिरी स्टैटिक हमारे पास क्या है, टोटल स्टैटिक हैं 5, इसलिए आउटर की कंडीशन रखेंगे आउटर लेस देन इक्वल टू 5, और उसके बाद आउटर में हर दफ़ा क्या आएगा, एक इंक्रीमेंट आएगा आउटर प्लस प्लस। उसके बाद इस फॉर लूप की बॉडी में एक और फॉर लूप जो नंबर ऑफ स्टैटिक्स प्रिंट करवाएगा। कितने प्रिंट करवाने हैं, इनर इज इक्वल टू 1, इनर की इनिशियल वैल्यू भी 1, इनर लेस देन इक्वल टू आउटर, इनर को आउटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, आउटर इनर
प्लस प्लस। उसके बाद इंटरनल फॉर लूप की बॉडी में हम स्टैरिक को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ स्टैरिक, इसको क्लोज करेंगे और आउटर फॉर लूप के लिए क्लोज करने से पहले उसकी बॉडी हम हर दफ़ा न्यू लाइन चाहते हैं ताकि एक दफ़ा इंटरनल फॉर लूप की बॉडी फॉल्स हो, इंटरनल फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो तो वो आउटर लूप में जाने से पहले न्यू लाइन में चला जाए। ये आउटर लूप की बॉडी। उसके बाद फाइनल तौर पर हमारे पास ये प्रोग्राम की बॉडी एंड हो गई। इसको रन करके देखते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज़्म है, इसको समझ लेंगे तो इस तरह के तमाम प्रोग्राम इसी प्रोग्राम से आपको आ जाएंगे। देखें, सबसे पहले आउटर और इनर दो वेरिएबल लिख लेंगे, आउटर इनर दो वेरिएबल हैं। प्रोग्राम यहाँ पर आया तो आउटर को वैल्यू मिल गई 1। उसके बाद प्रोग्राम ने चेक किया कि आउटर 5 से कम है जी, 1 जो है 5 से कम है, इसलिए ये वाली कंडीशन जो इधर लिखी है ये ठीक होगी, एक टाइम पर ठीक होगी। उसके बाद हमने फॉर लूप के सिंटैक्स में पढ़ा है कि कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट नहीं लगता, नेक्स्ट बॉडी चलती है फिर इंक्रीमेंट की तरफ आता है। अब नेक्स्ट बॉडी में हम गए तो इनर मिला, तो इनर की इनिशियल वैल्यू क्या थी 1। हमने कहा इनर या तो आउटर से छोटा हो जाए या इसके बराबर हो जाए, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट हैं इसलिए ये भी कंडीशन ठीक हुई। तो ये वाला पहला स्टार इस कंडीशन के ठीक होने पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही इनर लूप की कंडीशन ठीक हुई और इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद फौरन तौर पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगेगा इनर में, तो इनर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी क्या इनर 2 से छोटा है और इनर आउटर से छोटा है। इनर और आउटर को कंपेयर करेंगे तो इनर आउटर कंपेयर करने से क्या पता चला कि छोटा नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई और क्या हुआ, ये वाली बॉडी इग्नोर होगी। उसके बाद ये इनर फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा और इससे बाहर निकलेगा। जैसे ही वो इनर फॉर लूप की बॉडी से बाहर निकलेगा, आउटर फॉर लूप की बॉडी में उसे क्या मिलेगा, न्यू लाइन। तो ये वाली लाइन नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फौरन तौर पर क्योंकि आउटर फॉर लूप एक दफ़ा कंडीशन ठीक हो गई, इनर में जा चुका था, अब दोबारा हम इसकी तरफ वापस आए हैं तो आउटर में इंक्रीमेंट लगेगा। अब आउटर की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी जी 2 और चूंकि एक दफ़ा इनर लूप फॉल्स हो चुका है इसलिए ये वैल्यूज़ ख़त्म। अब दोबारा नए सिरे से इनर फॉर लूप स्टार्ट होगा तो इनर की वैल्यू क्या होगी, दोबारा 1 मिलेगी और इनर को चेक किया जाएगा कि आउटर से कम है या छोटा है कि नहीं है। 2 और 1 को कंपेयर किया तो पता चला इनर जो है छोटा है, इसलिए कंडीशन ठीक है, उसकी वजह से ये वाला पहला स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। सेकंड लाइन में पहला स्टैरिक प्रिंट हो गया, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इनर में इंक्रीमेंट लगेगा तो इनर की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर दोबारा इनर आउटर को कंपेयर करेंगे, इनर आउटर से छोटा नहीं है लेकिन कंडीशन ये थी या तो छोटा हो या बराबर हो, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इसलिए फिर दोबारा कंडीशन ठीक हुई तो इस लाइन में ये सेकंड वाला स्टैरिक प्रिंट हो गया। इसी तरह दोबारा इनर को इंक्रीमेंट लगेगा 3 और कंडीशन चेक की जाएगी जो कि फॉल्स हो जाएगी। इनर और आउटर को कंपेयर करने से पता चला 2 और 3 को इनर को आउटर से छोटा या इक्विवेलेंट होना चाहिए था, तो इनर क्या है, बड़ा है, इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगी, फिर फॉल्स होगी, इसलिए इसकी बॉडी इग्नोर होगी और न्यू लाइन वाली बॉडी आउटर लूप की बॉडी चलेगी तो फिर दोबारा नई लाइन में आ जाएगा। अब ये दोबारा फॉल्स हो चुकी है इसकी बॉडी तो इनर की तमाम वैल्यूज़ दोबारा नए सिरे से स्टार्ट होंगी। आउटर के इंक्रीमेंट लगेगा, आउटर के पास क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि आउटर 3 है, आउटर को चेक किया जाएगा 5 से कम है जी 5 से कम ही है। उसके बाद ये दोबारा इनर में जाएगा और ये चीज़ दोबारा रिपीट की जाएगी 1 2 3। जब इनर की वैल्यू 4 हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये लूप फिर ब्रेक हो जाएगा यानी कि नई लाइन। फिर उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, आउटर में 4 आ जाएगा। फोर्थ लाइन में क्या हो जाएगा, आउटर नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल कर रहा है और इनर नंबर ऑफ कॉलम्स को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद दोबारा ये 1 2 3 4 और 5 ये दोबारा इतनी दफ़ा चलेंगे
और 1 2 3 4 दफ़ा स्टैटिक प्रिंट होगा, 5वीं दफ़ा कंडीशन फॉल्स होने पर नई लाइन में आ जाएगा। और जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5th लाइन में 1 2 3 4 और 5 टाइम्स कंपेयर किया, जैसे 6 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा और 1 2 3 4 और 5 स्टैटिक प्रिंट हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ स्टैटिक ज़्यादा प्रिंट करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये, अगर मैं इन्हीं स्टैटिक को डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, ऊपर 5th आ जाए, नीचे वाले में 4 आ जाए, उससे नीचे वाले में लाइन में 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो एक चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ मुझे आउटर की वैल्यू इज इक्वल टू 5 और आउटर की इधर कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। आउटर की कंडीशन ये होनी चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये चेंज किया और आउटर में क्या किया, माइनस माइनस। अब ये स्टैटिक बजाय इसके कि इस ऑर्डर में प्रिंट हों, ये इस तरह प्रिंट होंगे। स्टैटिक पहली लाइन में 5, 1 2 3 4 और 5, नेक्स्ट लाइन में 4 स्टैटिक, फिर नेक्स्ट लाइन में 3 स्टैटिक, उससे नेक्स्ट लाइन में 2 स्टैटिक और फिर 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1, ये इस ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। ये एक्सटर्नल लाइन प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ स्टैटिक प्रिंट होंगे। इसको हम सेम इसी वे में चला सकते हैं। कॉपी पर रन करके देखें, आपको ये मैकेनिज़्म समझ आएगा तो फिर ही पता चलेगा, अदरवाइज़ आपको ये याद करना पड़ेगा और वैसे चीज़ें याद रखना मुश्किल है जब तक समझ ना आए। अगर हम चाहते हैं कि इन स्टैटिक की जगह नंबर प्रिंट हो जाएं तो फिर हम सिर्फ इस प्रिंट एफ को चेंज करेंगे। प्रिंट एफ में स्टैटिक के बाद स्टैटिक की जगह हम %d लगाएंगे और उसके बाद इधर क्या कर देंगे, इनर। तो हर दफ़ा बजाय कि स्टैटिक प्रिंट हो, इनर की वैल्यू प्रिंट होगी और ये नंबर्स आ जाएंगे। इन्हीं की जगह पर क्या आ जाएगा, आउटपुट इस तरह आएगी। रिवर्स ऑर्डर में है 1 2 3 4 5, उसके बाद आ जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 1 2 और एंड पर 1। ये इस सूरत में नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। यानी कि एक प्रोग्राम से हम 5 प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए %d की जगह %c लगाना पड़ेगा और बाहर हमने आस्की कोड यूज़ करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम नेक्स्ट किसी वीडियो में हम रिकॉर्ड करवा देंगे, अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवाने वाला। अभी हमने देखा कि स्टैटिक को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे प्रिंट करवा सकते हैं एक प्रोग्राम के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।